क्लास 12th में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पढ़े, क्योंकि हमने तो अच्छा खासा टाइम अपना कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, यानी वेकेशंस को हमने एंजॉय करने में लगा दिया और उससे पहले हमने स्टार्ट नहीं किया ये सोच के कि अभी तो बहुत टाइम है। बट ऐसा नहीं है, तुम अभी भी स्कोर कर सकते हो, बस तुम्हें सही स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, सही टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारे पास, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर हम बात करें जुलाई मंथ की, तो देखो जुलाई मंथ को स्टार्ट करने से पहले ना हम तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स करेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम देना है और हफ्ते में कितने दिन पढ़ना है ये देखेंगे। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो अगर हम अकाउंटेंसी देखें तो हमें अकाउंट्स क्या करना होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, और डेली पढ़ने का मतलब है 2 to 3 आवर्स आपको यहाँ पर देने ही पड़ेंगे एनी हाउ। 1 आवर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे देना है मैक्सिमम। उसके बाद क्वेश्चंस के क्या करोगे आप, प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकाउंटेंसी में स्कोर कर सकते हो, तो यार ये देखो बहुत प्रॉब्लमैटिक तुम्हारे लिए होने वाला है। फिर अगर हम बात करें इको की, तो इको में तुम्हारे पास क्या है, 2 बुक है, मैक्रो और दूसरी क्या है हमारे पास, IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो को आपको ना डेली पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मैक्रो डेली नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इंडियन इकोनॉमी को क्या करो, ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ना, ठीक। अब बात करें BST की, तो BST आप कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम तो दिन का इन्हीं दोनों में चला जाएगा, और इकोनॉमिक्स को आपको 1.5 से 2 घंटे डेली देने होंगे। अब बात करें BST की ना, तो BST को आपको सैटरडे एंड संडे पढ़ना होगा। और मैम इंग्लिश और हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का क्या, अगर मैथ्स ली है तो फिर तो उसे भी डेली देखना पड़ेगा और दिन के कम से कम 2 घंटे आप दे देना। अब अगर आपके पास क्या है, ऑप्शनल में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, कंप्यूटर है, तो ऑल्टरनेटिव संडेज को आप क्या कर लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। और इंग्लिश की बात करें तो इसे आपको क्या करना है, हर संडे देखना होगा, और मतलब मैक्सिमम आप 1 घंटे भी दे दोगे ना हर संडे, तो ये आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं हमारे जुलाई पे। जुलाई के महीने में आपको अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, गुडविल और PCR चैप्टर कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर सोच रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना नाम के लिए करना, वो होगा तुम्हारा। BST में नेचर एंड प्रिंसिपल, ये दोनों तो तब भी टाइम ले लेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट तो 1 दिन की बात है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना होगा, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर आगे जा रहे हो तो उसका कोई रेलेवेंस है नहीं तुम्हारे लिए। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो और इंडियन साथ में पढ़ना। एक काम करना, जब नेशनल इनकम पढ़ना ना उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक मत पढ़ना। आज हमने थ्योरी पढ़ी नेशनल इनकम की, और उसके अगले दिन हमने क्या कर दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, और एक बार जब न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर आप स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे क्लियर है, ये जुलाई का टारगेट आपका समझ में आ गया आपको, और ये आपका जुलाई एंड होने से पहले यानी लास्ट डे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगस्त मंथ की। अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में ना हमारा ना हाफ ईयरली एग्जाम भी होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये सारी चीजें भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इधर डिले किया तो आगे भी आपका डिले होगा और बोर्ड एग्जाम में आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको क्या करती हैं, 90 प्लस तक ले जाती हैं। अकाउंट्स में एडमिशन एंड रिटायरमेंट कंप्लीट करना है, BST में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हालांकि अकाउंटेंसी और ये जो BST के दोनों चैप्टर्स हैं ये आपको अच्छे खासे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा आराम से और सही से करना ताकि अच्छे खासे नंबर तो तुम इनसे आराम से उठा लो। फिर इको की बात करें तो इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर, और इंडियन में आपको देखना है इकोनॉमिक प्लानिंग। डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ग्राफ एंड ऑल होता है, बट मैनेज कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना ताकि तुम्हें यहाँ से भी आराम से नंबर मिल जाए। फिर आता है हमारा सितंबर का महीना। सितंबर में हमें अकाउंटेंसी में हमारी सेकंड बुक स्टार्ट करनी है, यानी कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हमें इशू ऑफ शेयर एंड शेयर फॉरफीचर क्या करना है, कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको BST में कंट्रोलिंग अगेन 1 दिन का चैप्टर है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आराम से हो जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाई मार्क्स प्लस काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कंसिडर किया जाता है,
तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाए दे देना, क्योंकि एक जो चैप्टर इसके साथ हमने कंट्रोलिंग रखा है ना वो कम टाइम लेगा। और जिन महीनों में आपका चैप्टर ऐसा हो कि वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाने वाला है, जैसे कि बीएसटी में मोस्ट कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, अगले संडे या सैटरडे उसकी जगह कोई और, जैसे अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर जो लगता है आपको कि मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, तो आप उस पर फोकस कर लेना। फिर अगर बात करें इको की, तो HCF, RD एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम हमारे अक्टूबर के महीने में, जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स के यहाँ क्या स्टार्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड। अब क्या प्री बोर्ड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बस थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी में अक्टूबर में आपको स्टार्ट करना है डिबेंचर। अगर डिबेंचर आप मिड में कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपनी थर्ड बुक क्या कर सकते हो, यहीं से स्टार्ट कर लेना। क्लियर। और बीएसटी में आपको मार्केटिंग कंप्लीट करना है। मार्केटिंग अगर इनिशियली आप कंप्लीट कर ले रहे हो, यानी 2 वीक्स में आपका मार्केटिंग कंप्लीट हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो आप यहीं से क्या कर लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट कर लेना। हालांकि इन महीनों में ना मैंने जानबूझ के एक चैप्टर्स ही रखे हैं इनमें, रीजन क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स होंगे तो आपको उसके लिए भी थोड़ा एक बार रिवीजन का टाइम चाहिए होगा, तो एक भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। इको में फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी आपको कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क्स अच्छे खासे आपको दिला सकते हैं। और अक्टूबर से आपको हर एक सब्जेक्ट के एक क्या करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने। आई नो अकाउंटेंसी में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, पर बीएसटी में आप यहां से स्टार्ट कर लोगे। फिर आता है हमारा अगला महीना, दैट इज नवंबर। नवंबर हमारा रैप अप मंथ होने वाला है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस, रेशियो और कैश फ्लो आपको कंप्लीट करना है। मैंने बताया था ना पिछले महीने अगर डिबेंचर पहले कर लो तो इसका रेशियो वाला चैप्टर आप वहीं से कंप्लीट कर सकते हो। फिर बीएसटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगेन मार्केटिंग अगर जल्दी कंप्लीट पिछले महीने में कर लिया था तो वहां पे कर लेना, नहीं तो आपका एक सैटरडे लगेगा बस और बस इसको कंप्लीट करने में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आप क्या करोगे, अगले सैटरडे संडे, या फिर मान लो आज मैंने सैटरडे को क्या किया, बीएसटी का कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो संडे को मैं क्या करूंगी, संडे को मैं कैश फ्लो अपना स्टार्ट कर सकती हूँ या रेशियो को और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दूंगी, जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। इको में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव स्टडी, और यहाँ पर अगेन आपको पर वीक क्या करना है, एक सैंपल पेपर अपने सॉल्व करने सब्जेक्ट वाइज। फिर आता है हमारा दिसंबर का मंथ, जहां से हमें हमारा रिवीजन का राउंड 1 क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, और फुल लेंथ मॉक पेपर्स देने होंगे। यानी सीबीएसई के अलावा जो सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और याद रखना, जब सैंपल पेपर और आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ऐसा रिस्ट्रिक्टेड मत रहना, स्पेशली पीवाईक्यूज के केसेस में। यानी कि आपको क्या करना है, कंपार्टमेंट के पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वहां से क्या हो जाते हैं, आपके रिपीट हो रहे होते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस करने होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज बीएसटी और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि तुम्हें केस स्टडी नहीं आती है, एक्सेप्टेड, क्योंकि तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है। 11th में काम चल जाता है, बट 12th में अच्छे खासे मार्क्स तुम्हारे कहाँ जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे रिविजन के थ्रू, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होने वाला है। डेली आंसर राइटिंग करो 2 क्वेश्चन की, ईच फ्रॉम 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी से भी और तुम्हारा बीएसटी और इको से भी। हालांकि मैं बोलूंगी कि इंग्लिश में भी ये क्या करना, कर लेना, इससे तुम्हारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी फाइनल डेज पे। फोकस करो अपनी प्रिपरेशन और एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी किस चीज में, एमसीक्यूज में। और लास्ट बिजनेस स्टडीज और इको में डायग्राम्स। इको में तुम्हारे होते हैं ना ग्राफ, उन पर फोकस कर लेना, और बीएसटी में डेफिनेशन जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप एज इट इज डेफिनेशन लिख देते हो ना, तो वहीं पे आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, काम इजी हो जाता है। फिर आती है बारी हमारे जनवरी और फेब मंथ की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और आपको क्या मेंटेन करनी है, अपनी एरर नोटबुक। इस एरर नोटबुक में आप अपने वीक टॉपिक्स, जिन क्वेश्चन में बार बार मिस्टेक हो रही है, वो सारे नोट करोगे। और इसी एरर नोटबुक के एक साइड पे, जैसे मान लो मैंने चैप्टर 1 का बनाया, चैप्टर 1 के एक साइड पे अगर मैं मेरे वीक टॉपिक्स लिख रही हूं, तो दूसरे साइड के पेज पे रिपीटेड क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करूंगी, जिससे मेरे लिए ना ये इजी हो जाएगा कि लाइक कुछ क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी एज इट इज आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर दूंगी, जिससे मेरे लिए मार्क्स उठा पाना इजी हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही तुम एकदम ढूंढने लगो एज इट इज, रिपीटेड आप टॉपिक्स भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे नोट कर सकते हो।
यहाँ PYQs और सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है, अपना खुद का सॉल्यूशन तुम्हें लिखना है अपने हिसाब से, भले ही वो गलत क्यों ना हो वो चलेगा, पर फिर उसके बाद तुम उस पर क्या कर पाओगे, वर्क कर पाओगे। और यहाँ पर रिविजन करना है। साथ में अकाउंटेंसी में एंड इको के जो फॉर्मेट है अकाउंटेंसी का, उस पर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। नरेशन, LF वगैरह के कॉलम्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में इन पे नंबर भी मिलते हैं और नंबर कटते भी हैं, तो ये तुम मिस नहीं कर सकते। और इको में फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से देख लेना। और जब अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो वर्किंग नोट बना के सॉल्व करना, क्योंकि वर्किंग नोट से एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि तुमने खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ना कि किसी और ने क्या किया है भाई 30-40 करके तुम्हें बताया, इवन वो MCQ ही क्यों ना हो। तो ये क्या होना है, तुम्हारे जनवरी और फरवरी में होना चाहिए। और इसके बाद आता है तुम्हारा फाइनल मंथ, दैट इज मार्च, जहाँ पे आपके एग्जाम्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक कुछ लोगों के 20 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ के 24 से, कभी कभी ऑप्शनल्स की वजह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन स्टार्टिंग मंथ में भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग डेज में। तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, डेफिनेशन, फॉर्मेट्स देखने होंगे, और बहुत लाइट स्टडी। ऐसा नहीं कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि अगर तुम इतना ज़्यादा टाइम दोगे एकदम से तो हो सकता है हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाए। तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि तुमने सिलेबस ऑलरेडी टाइम पे कंप्लीट कर रखा होगा और तुम्हारे 2 रिवीजन ऑलरेडी हो रखे होंगे। कब तक, इस मंथ में। यहाँ पर तुम्हारा 2nd रिवीजन चल रहा होगा, तो तुम्हें कोई इशू नहीं होने वाला है। और डेली एक एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। BST में तो आपको NCERT भी रीड करना मस्ट है, उसे स्विच मत करना, क्योंकि NCERT से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ना NCERT की रीडिंग मस्ट लिख देती हूँ, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है यहाँ पे। और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने हेल्थ को अपना प्राइमरी कंसिडर करना, क्योंकि अगर हेल्थ में एक दिन भी फीवर आ जाता है ना, तो अगले 4 दिन हमारे क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो हेल्थ को ज़रूर कंसिडर करना और कॉन्फिडेंट रहना। अब मैं ये सोचने लग जाऊँ मुझसे तो पेपर होगा ही नहीं, ऐसे तो होगा ही नहीं, वैसे तो होगा ही नहीं, तो आती आती चीज़ें आपकी चली जाएंगी। तो कॉन्फिडेंट रहना, खुद पे बिलीव रखना, कौन क्या बोलता है, किस तरह की बातें बोलता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट लास्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट यार देखो, मैंने बोला ना ऑल्टरनेटिव पे भी देख सकते हो, जिनके कंप्यूटर वगैरह होते हैं उन्हें थोड़ा देखना पड़ता है, बट जिसका म्यूजिक वगैरह है वो आप लास्ट के मंथ्स में भी कर सकते हो। और इंग्लिश पे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि मुझे पता है मैंने बोल तो दिया संडे इंग्लिश कर लेना, वो तुम करोगे नहीं, बट इंग्लिश तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये सारी चीजें ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हो, यानी तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही प्रॉपर वे में हो, तो इस चीज का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा हमारे आधार बैच के थ्रू, जिसमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्द से जल्द बैच में एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि फिर भी मैं परचेज कैसे करना है दिखा देती हूँ। हमें UG-PG एंट्रेंस पे जाना है, हम क्लास 12 कॉमर्स पे गए, CUET कॉमर्स हमने क्या किया, क्लिक किया, फिर हमें स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, ओके और यहाँ पर हमें हमारा बैच दिख जाएगा। 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड। आधार, ये देखो, जैसे ये क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी दिया है, हालांकि आपका कंबाइंड भी मिल जाएगा आपको। हम आधार कॉमर्स टाइप करके देख लेते हैं, लिंक दिया हुआ है बेटा, परेशान मत होना बैच का। ये रहा आधार क्लास 12 कॉमर्स, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स की भी क्लास होने वाली है, जिन्होंने ऑप्शनल के फॉर्म में ले रखा है। अब तुम सोचोगे मैम इस बैच का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, बताती हूँ। इस चीज़ का सॉल्यूशन है, बाय नाउ पे गए हम क्या करेंगे, कोड यूज़ करेंगे AD50, जिससे क्या होगा, इस बैच की प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो अमाउंट है ना, ये आपकी पता है कितनी पड़ेगी आपको, 18 रुपीज़ पर डे पड़ेगी अगर आप आज से जोड़ते हो तो। और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स होने वाली है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में वर्क नहीं करेगा ये बैच आपके, इसके साथ साथ आपको PYQs और आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द बैच में एनरोल करो, ताकि तुम क्लास 12 में अपने ये जो 90% वाला ड्रीम है ना, तुम इजीली क्या कर सको, उसे अचीव कर सको। तो आज और अभी एनरोल करो, क्योंकि अभी मंथ एंड सेल भी चल रही है, तो आपको
47% का ऑफ मिल जा रहा है कोड ED50 यूज करने से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग और जल्द से जल्द एनरोल करो।